हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी फैमिली द ज्ञानपीठ में। आज हम फोटोसिंथेसिस चैप्टर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसे हम केल्विन साइकिल कहते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। लाइट रिएक्शन के बारे में हमने स्टडी कर ली है, अब हम स्टडी करेंगे डार्क रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन को हम केल्विन साइकिल अथवा C3 साइकिल के नाम से भी जानते हैं। इसे केल्विन साइकिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पाथवे को स्टडी करने में सबसे ज्यादा योगदान जो है एक मेल्विन केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए हम इसे केल्विन साइकिल के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए देखते हैं केल्विन साइकिल में क्या क्या चीजें होती हैं। तो केल्विन साइकिल को हम किस नाम से जानते हैं? C3 साइकिल अथवा डार्क रिएक्शन, या इसे हम बायोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है। जो डार्क रिएक्शन होता है उसी में ही ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है। लाइट रिएक्शन में एटीपी और NADPH का सिंथेसिस होता है। ठीक है, जो केल्विन साइकिल है, जो डार्क रिएक्शन है, वो लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस नहीं है, लेकिन ये डिपेंड होता है लाइट रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट बने होते हैं एटीपी NADPH, उस पर डिपेंड करता है, ना कि लाइट पे डिपेंड करता है। ठीक है, और ये जो केल्विन साइकिल है अकर्स इन ऑल प्लांट, सभी तरह के प्लांट में पाया जाता है, चाहे वो C3 प्लांट हो चाहे वो C4 प्लांट हो। बात करें C3 प्लांट और C4 प्लांट की, तो ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, जो प्लांट होते हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, C3 प्लांट और C4 प्लांट। तो C3 प्लांट जो होते हैं उनमें जो फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट होता है वो होता है 3 कार्बन का फास्फोग्लिसरिक एसिड, और जो C4 प्लांट्स होते हैं उसमें जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है, फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट होता है, वो 4 कार्बन का ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, C3 प्लांट में मेजरली डाइकाट आते हैं और कुछ मोनोकाट्स भी आते हैं। C4 प्लांट्स में मेजरली मोनोकाट्स आते हैं और कुछ डाइकाट्स भी आते हैं। ठीक है, जो केल्विन साइकिल होता है ये सभी तरह के प्लांट में पाया जाएगा। मतलब कह सकते हैं ओवरऑल की ग्लूकोज को सिंथेसिस करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड है, जिसे हम क्या कहते हैं? से केल्विन साइकिल कहते हैं। तो चाहे प्लांट C4 हो चाहे प्लांट C3 हो, ग्लूकोज सिंथेसाइज जो होगा वो C3 साइकिल के द्वारा ही होगा। इन मीजोफिल सेल में, किसमें? C3 प्लांट्स में जो केल्विन साइकिल होता है वो मीजोफिल सेल में होता है, और C4 प्लांट में जो केल्विन साइकिल होता है वो बंडल सीड सेल में होता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इस प्रोसेस में होता क्या है। इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है कंबाइंड विथ H2O वाटर के साथ कंबाइन करती है और प्रोड्यूस करती है कार्बोहाइड्रेट को। डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन करके प्रोड्यूस करती है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है CH2O का होल एन, ये जो है कार्बोहाइड्रेट का हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, ऑल पाथवे ऑपरेटेड इन साइक्लिक मैनर, जो पाथवे है ये C3 पाथवे, C3 साइकिल, ये जो है साइक्लिक मैनर में क्या होता है, इसमें फंक्शन होते हैं साइक्लिक तरीके से। RUBP रीजनरेटेड, RUBP क्या है? यहाँ पे RUBP 5 कार्बन का एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर इसे कहा जाता है। केल्विन साइकिल के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको सबसे पहले एक्सेप्ट कौन करेगा? वो RUBP है। तो इस पूरे प्रोसेस में केल्विन साइकिल के दौरान जो RUBP होता है उसे रीजनरेट कर दिया जाता है। ठीक है, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन है? RUBP, इसे हम कहते हैं रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। ये जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो सबसे पहले क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है फॉर द फिक्सेशन। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, इस पूरे केल्विन साइकिल के दौरान जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो पहला स्टेबल प्रोडक्ट है 3 कार्बन का फास्फोग्लिसरिक एसिड। यही मेन NCERT के लाइन से निकाले हुए पॉइंट हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा एक तरीके से कह सकते हैं इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे कि केल्विन साइकिल होता क्या है। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं केल्विन साइकिल की तरफ। केल्विन साइकिल इस तरह से आपको दिख रहा होगा, एक साइक्लिक मैनर में होता है, दिया गया है। ये एक्चुअल में होता क्या है, तो चलिए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? RUBP रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। ये जो RUBP है वो क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगा, यानी कि एटमॉस्फेयर से क्या आ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ पे? ये जो डार्क रिएक्शन होता है वो कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। तो स्ट्रोमा में जो है लीफ, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगा? एटमॉस्फेयर से। जब कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से कहाँ पे आएगा? स्ट्रोमा में आएगा। तो स्ट्रोमा में क्या प्रेजेंट है आपका? RUBP।
ये RuBP उस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट कर लेगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड किसी कंपाउंड से जुड़ता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, कार्बन का जोड़ना किसी कंपाउंड से क्या कहलाएगा? कार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ पे कौन सा पहला स्टेप क्या है? कार्बोक्सिलेशन स्टेप। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है RuBP से जुड़ेगा। 5 कार्बन का RuBP, 1 कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है यहाँ पे? रूबिस्को। रूबिस्को को कहते हैं रिबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। ठीक है, इसके बारे में हम फर्दर स्टडी करेंगे कि ये क्या होता है, इसका एक्टिव साइट क्या होता है और किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, लेकिन अभी हम देखेंगे कि इस प्रोसेस में एक एंजाइम यूज हो रहा है, उस एंजाइम का नाम है रूबिस्को। और रूबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में RuBP कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करके उसको चेंज करेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो 5 कार्बन का RuBP, 1 कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड और बन गया आपका 3 कार्बन का 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट और ये हो गया फर्स्ट कार्बन डाई एक्सेप्टर। यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा। अब जब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया है तब इसका क्या होगा? रिडक्शन होगा। किसका? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का अब क्या होगा? रिडक्शन होगा। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड चेंज होगा फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में और आगे फर्दर बहुत सारे सीरीज ऑफ रिएक्शन होंगे और ये चेंज होते होते लास्ट में चेंज होगा ट्रायोज फॉस्फेट में और ये ट्रायोज फॉस्फेट ही जाके कन्वर्ट हो जाएगा आपका स्टार्च में। ठीक है, तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बाद जो ये रिएक्शन है उसका दूसरा स्टेप आएगा जिसे हम रिडक्शन कहते हैं और रिडक्शन के थ्रू जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ है वो फर्दर क्या करेगा? अलग अलग कंपाउंड में चेंज होगा और चेंज होकर लास्ट में वो चेंज हो जाता है ट्रायोज फॉस्फेट में। रिडक्शन प्रोसेस के दौरान क्या होता है? रिडक्शन प्रोसेस क्या है? सीरीज ऑफ रिएक्शन। जो रिडक्शन प्रोसेस होता है वो सीरीज ऑफ रिएक्शन होता है। अब इस रिडक्शन प्रोसेस के दौरान क्या 2 ATP और 2 NADPH का क्या हो रहा है? यूटिलाइजेशन। मतलब जो ATP और NADP डार्क लाइट रिएक्शन के दौरान सिंथेसाइज हुए थे उस ATP और NADPH का यहाँ पे क्या हो रहा है? यूज हो रहा है। यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है, ना कि जनरेट हो रहा है। यहाँ पे क्या होता है? यूटिलाइज होता है। ये बात बहुत ही ज्यादा याद करने वाली है क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ATP है केल्विन साइकिल में यूटिलाइज होता है कि जनरेट होता है। तो आपको याद रखना है कि यूटिलाइज होता है, जनरेट नहीं होता है। ठीक है, तो रिडक्शन प्रोसेस के दौरान 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH क्या होते हैं? यूज होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो रिडक्शन प्रोसेस के दौरान जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है वो किसमें चेंज हो जाएगा? ट्रायोज फॉस्फेट में और जो ट्रायोज फॉस्फेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा स्टार्च में और स्टार्च के फॉर्म में ही जो कार्बोहाइड्रेट होता है प्लांट के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, अब क्या होगा? ट्रायोज फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो गया। अब फिर से रीजनरेशन होगा किसका? RuBP का। जो RuBP फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है, इस RuBP का क्या हो जाता है? रीजनरेशन हो जाता है और रीजनरेशन के दौरान भी 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP का क्या होता है? यूटिलाइजेशन होता है। मतलब हमने क्या देखा कि पूरे ओवरऑल केल्विन साइकिल में 3 ATP और 2 NADPH क्या हुए हैं? यूज हुए हैं। ठीक है, ये था पूरा आपका केल्विन साइकिल। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे सिर्फ 1 कार्बन डाइऑक्साइड आया था। मतलब एक साइकिल जो होता है इन्वॉल्व होता है 1 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए और हमारे ग्लूकोज को बनाने के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है। यानी कि 6 कार्बन की जरूरत है, यानी कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना पड़ेगा? फिक्स करना पड़ेगा। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 बार इस साइकिल को रिपीट होने की जरूरत पड़ती है और बार बार इस साइकिल को होने में कोई दिक्कत ना हो इसके लिए RuBP का रीजनरेशन होता रहता है। ये था हमारा केल्विन साइकिल। ठीक है, चलिए अब स्टेप्स ऑफ केल्विन साइकिल पढ़ते हैं। उसके पहले हम देखेंगे कि जो आपको हमने पहले ही बता दिया कि ATP एंड NADPH आर यूटिलाइज्ड नॉट जनरेटेड इन केल्विन साइकिल। ठीक है, इसे आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम स्टेप्स ऑफ केल्विन साइकिल की डिटेल स्टडी करेंगे और फिर हम ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे केल्विन साइकिल का क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्टेप्स कौन कौन से हैं केल्विन साइकिल के। तो स्टेप्स के बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया उस डायग्राम में, लेकिन अब हम इसको एक रिटन वे में समझेंगे नोट्स के थ्रू। तो सबसे पहले है आपका कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का जोड़ना। ठीक है, फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट्स। कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन किसमें? एक स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट्स में। किस प्रोसेस में होता है? किसमें होता है? कार्बोक्सिलेशन में होता है। कार्बोक्सिलेशन जो प्रोसेस है मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल। ये केल्विन साइकिल का सबसे क्रूशियल स्टेप होता है। ये आपका PYQ रह चुका है
कि केल्विन साइकिल का सबसे क्रूशियल स्टेप कौन होता है, तो वो कौन सा है आपका कार्बोक्सिलेशन। इसमें क्या होता है, CO2 यूटिलाइज्ड फॉर कार्बोक्सिलेशन ऑफ RuBP। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है RuBP के फिक्सेशन या कार्बोक्सिलेशन के लिए, ठीक है। एंजाइम यूज्ड, इसमें कौन सा एंजाइम यूज होता है, तो हमने पहले भी डिस्कस किया, रुबिस्को एंजाइम, जिसे हम क्या कहते हैं, रिबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे कि इस एंजाइम में दो एक्टिव साइट होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करने की साइट होता है और एक ऑक्सीजन को बाइंड करने का साइट होता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGA, मतलब 3 कार्बन के फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का 2 मॉलिक्यूल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस में। और ओवरऑल रिएक्शन है RuBP, कार्बन डाइऑक्साइड रुबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन के फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज हो गया। अब हम बढ़ेंगे रिडक्शन प्रोसेस में। रिडक्शन प्रोसेस क्या है, सीरीज ऑफ रिएक्शन, बहुत सारे रिएक्शन सीरीज में हो रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, जिसका ओवरऑल रिजल्ट क्या मिल रहा है कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। 2 ATP यूज्ड फॉर फॉस्फोराइलेशन, कह रहा है कि रिडक्शन प्रोसेस के दौरान 2 ATP का यूज होता है फॉर द फॉस्फोराइलेशन। और फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। किसी भी कंपाउंड में फॉस्फेट ग्रुप के एडिशन को हम क्या कहते हैं, फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। तो रिडक्शन प्रोसेस के दौरान ट्रायोज फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है। तो वो फॉस्फेट ग्रुप ऐड कहां से होगा, ATP यूटिलाइज होगी, ATP टूटेगी। जो ATP होती है वो किसमें टूटेगी, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हुआ है वही फॉस्फेट जाके उस कंपाउंड से जुड़ जाएगा और उसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। 2 NADPH यूज फॉर रिडक्शन पर CO2 मॉलिक्यूल, कह रहा है कि जो NADPH है उसकी एनर्जी को यूज किस लिए किया जा रहा है, CO2 मॉलिक्यूल के रिडक्शन के लिए किया जा रहा है, ठीक है। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 टर्न ऑफ साइकिल रिक्वायर्ड। कह रहा है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मेशन करने के लिए हमको 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होगी एंड 6 टर्न ऑफ केल्विन साइकिल की जरूरत होगी। तो ये था पूरा आपका रिडक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस है रीजनरेशन। तो देखिए रीजनरेशन में क्या होता है, रीजनरेशन ऑफ RuBP, यानी कि जो फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है 5 कार्बन का रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, इसका क्या हो जाएगा, रीजनरेशन होगा, दोबारा वो क्या हो जाएगा, फिर से वो रीजनरेट हो जाएगा। इट इज क्रूशियल इफ साइकिल इज टू बी कंटिन्यूड। कह रहा है कि ये प्रोसेस, रीजनरेशन प्रोसेस क्रूशियल हो जाता है अगर हमको साइकिल को बिना किसी रिकॉर्ड के कंटिन्यू रखना है तब, ठीक है। 1 ATP यूटिलाइज्ड इन दिस स्टेप, और रीजनरेशन स्टेप में 1 ATP का यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो पूरे इस रिएक्शन में आपको क्या पता चला कि कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस सबसे फर्स्ट प्रोसेस है, क्रूशियल प्रोसेस है, जिसमें क्या हो रहा है, जो RuBP है वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट कर रहा है, उसको फिक्स कर रहा है, फिक्स करके उसको 3 कार्बन के फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज कर दे रहा है। उसके बाद और इस प्रोसेस में किसकी जरूरत पड़ी, इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ी और रुबिस्को एंजाइम की जरूरत पड़ी। नेक्स्ट था रिडक्शन। रिडक्शन में जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया है उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा फर्दर, और रिडक्शन होके वो चेंज हो जाएगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल में, ठीक है। इसमें फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस होता है, हमने पीछे देखा कि यहाँ पे ट्रायोज फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है, ट्रायोज फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है स्टार्च में, तो इसी ट्रायोज फॉस्फेट को बनाने के लिए एक फॉस्फेट ग्रुप के एडिशन की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे ATP यूटिलाइज होता है, ATP ADP और IP में चेंज होगा, और वही जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो ऐड हो जाएगा कंपाउंड से और फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस होगा। NADPH यूज होता है रिडक्शन के लिए, और हमने ये भी जाना कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के सिंथेसिस के लिए हमको किसकी जरूरत होगी, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 6 टन जरूरत होगा केल्विन साइकिल का। रीजनरेशन में जो RuBP है वो क्या हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा, और ये क्रूशियल हो जाता है अगर हमको साइकिल को कंटिन्यू करना है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें 1 ATP का भी यूटिलाइजेशन होता है। ये था आपका केल्विन साइकिल के स्टेप्स। देखिए कितने आसानी से इसको समझा गया है कि कैसे तीनों जो स्टेप हैं किस तरीके से हम इसको याद करेंगे कंपेयर करके, और इसको हम देखेंगे कि हमारे एग्जामिनेशन में किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट है आपका रुबिस्को एंजाइम के बारे में, जो हमने बताया था कि अभी हम डिस्कस करेंगे कि रुबिस्को एंजाइम एक्चुअल में है क्या और इसके एक्टिव साइट क्या होते हैं।
तो रुबिस्को एंजाइम मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन होल बायोस्फीयर, कह रहा है कि पूरे बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा अबंडेंट एंजाइम या प्रोटीन है क्या, रुबिस्को। इसके 2 बाइंडिंग साइट होते हैं। ये सबसे ज्यादा अबंडेंट क्यों है, क्योंकि इसके 2 बाइंडिंग साइट होते हैं। पहला O2 ऑक्सीजन से भी बाइंड करने की, दूसरा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से भी बाइंड करने की। अगर इसमें 2 कंडीशन है, अगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वहां पे एटमॉस्फेयर में एक बराबर है, या उस लीफ पे जहां पे ये प्रोसेस हो रहे हैं लीफ के अंदर, अगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है वो बराबर है, 100 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है और 100 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, तो उसमें क्या होगा, सबसे उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड की एफिनिटी ज्यादा होगी बाइंड करने की, ठीक है। तो उस एंजाइम से कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, बाइंड करेगा। ये नॉर्मल डार्क रिएक्शन, नॉर्मल C3 साइकिल का प्रोसेस होगा। नेक्स्ट केस है कि अगर CO2 का मॉलिक्यूल कम है, जहां पे रिएक्शंस हो रहे हैं वहां पे CO2 का प्रेजेंस कम है, और मॉलिक्यूल जो ऑक्सीजन के हैं CO2 के कंपैरिजन में 5 गुना है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, बाइंडिंग जो होगी कम्पिटेटिव हो जाएगी और ऑक्सीजनेशन होगा। यानी कि अगर 100 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट हो और 500 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, तो ऑक्सीजन उस टाइम पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन से एफिनिटी उसकी हाई हो जाएगी, और जो मॉलिक्यूल है वो किससे बाइंड कर जाएगा, ऑक्सीजन से बाइंड कर जाएगा। और इस केस में एक अदर रिएक्शन होता है, एक अदर टाइप का पाथवे होता है जिसे हम C2 पाथवे या फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। आगे है नेट रिएक्शन ऑफ C3 साइकिल। C3 साइकिल के ओवरऑल रिएक्शन क्या है, तो क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ RUBP, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 18 ATP, 12 NADPH, कितने यूज हो रहे हैं, क्या रिलीज हो रहा है, 6 H2O, बन क्या रहा है, 6 RUBP रीजनरेट हो जा रहा है, ये RUBP क्या हो जा रहा है, रीजनरेट हो जा रहा है। एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बन रहा है, 18 ADP प्लस 18 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बन रहे हैं, और 12 NAD प्लस बन रहा है, ठीक है। ये है ओवरऑल रिएक्शन ऑफ C3 साइकिल। एक और बात आप याद रखेंगे कि कितना क्या एंट्री करेगा C3 केल्विन साइकिल में, तो क्या एग्जिट करेगा। तो अगर एक 6 हम मॉलिक्यूल भेज रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो एक मॉलिक्यूल हमें ग्लूकोज बनेगा, मिलेगा। 18 ATP जाएगा तो हमको मिलेगा क्या, 18 ADP प्लस 18 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और अगर 12 NADPH जाएगा तो 12 NAD प्लस हमको बाहर मिलेगा, ठीक है। एवरी CO2 मॉलिक्यूल इंटरिंग द साइकिल, कह रहा है कि प्रत्येक जो CO2 मॉलिक्यूल है अगर साइकिल में इंटर कर रहा है, देन 3 ATP एंड 2 NADPH आर रिक्वायर्ड। तो एक ग्लूकोज बनाने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगी, CO2 के फिक्सेशन के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, 3 ATP और 2 NADPH की जरूरत पड़ेगी। इस तरीके से यहाँ पे जाके आपका केल्विन साइकिल क्या होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि C4 पाथवे क्या होता है, क्रैंज एनाटॉमी क्या होती है, ये सारी चीजों के बारे में हम क्या करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप इसे देखिए, पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।